नमस्कार बच्चों, अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के विषय में। अध्याय पहला है जो अपन ने अध्ययन कर चुके हैं और आज अपन अध्याय दूसरे का अध्ययन करेंगे, विविधता एवं भेदभाव। विविधता एवं भेदभाव, तो देखते हैं विविधता एवं भेदभाव। तो विविधता के बारे में आप समझ गए होंगे, अध्याय 1 के अंदर अपन ने पूरा विस्तृत रूप से इसका अध्ययन किया है। तो देखते हैं विविधता एवं भेदभाव। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, हाँ बिल्कुल पढ़ा, विविधता क्या होती है। कई बार तो लोग दूसरों से अलग होते हैं और उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है क्या? इस पाठ में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं आगे। हम क्या हैं और हम कैसे हैं? हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कैसी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। तो हम कैसी भाषा बोलते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, क्या खान पान है, किस जगह पे हम रहते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। तो इन सब पर किसका असर पड़ता है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसका असर पड़ता है। मान लो अपन राजस्थान के अंदर रहते हैं, रेगिस्तान के अंदर, तो वहाँ अपन खान पान अलग होगा। मारवाड़ी या मेवाड़ी जो बोली है, मारवाड़ी मान लो रेगिस्तान के अंदर, तो मारवाड़ी, ज्यादातर मारवाड़ी भाषा के अंदर बात की करेंगे लोग। और वही अपन गुजरात के अंदर चले जाओ तो वहाँ खान पान में भी और पहनावा में भी आपको अंतर दिखेगा, और वहाँ भाषा के अंदर भी आपको अंतर दिखेगा, क्योंकि राजस्थानी और वहाँ पर क्या गुजराती बोली जाएगी। तो सबसे ज्यादा प्रभाव है जो उनके जो भौगोलिक क्षेत्र है और उनके इतिहास का पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी ये अंदाजा है जो लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। तो भारत है जो कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। कितने हैं? 8। और भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर हैं जो मानने वाले रहते हैं, कितने? 8 धर्म के। यहाँ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? 1600 से भी ज्यादा है। जो लोगों की मातृभाषा है, लोगों क्या है? मातृभाषा है। यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो 100 से ज्यादा क्या किए जाते हैं? अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। ये विविधता हमारे हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं और बातें करते हैं और कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। तो हम अपने जैसे लोगों के साथ क्या क्या है? एक आश्वस्त महसूस करते हैं, क्योंकि अपने जैसी कपड़े पहनते हैं, अपने जैसी बातें करते हैं, तो उनके साथ अपन सुरक्षित महसूस करते हैं। और किसी नई जगह पर अपन जाते हैं, नए लोग मिलते हैं, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, उनका रहन सहन अलग है, बात करने का ढंग अलग है, भाषा अलग है, तो हम उनके उसके साथ में क्या है? असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत क्या है? भिन्न है, अलग है, तो हमें वे बहुत अजीब और क्या अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। तो हमसे क्या है? अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। तो अपने से अलग दिखने वालों से क्या बना जाते हैं? खास तरह की राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं। ग्रामीण लोग, तो ग्रामीण लोग है आधे से ज्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। तो बिल्कुल रहते हैं आधे से ज्यादा, 75% लोग हैं जो गांवों में रहते हैं।
ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते हैं, वे बहुत अंधविश्वासी होते हैं। तो ग्रामीण लोग है जो अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या है, सतर्क नहीं होते हैं, वो बहुत अंधविश्वासी होते हैं। यदि कोई छोटी सी उनको बीमारी लग जाए, या तो वो किसी अंधविश्वास के तौर पर किसी को झाड़ा झपटे के द्वारा सही करने की कोशिश करेंगे, या फिर घर पे ही उनका जो देसी इलाज है वो इलाज करेंगे। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए होते हैं और वे कृषि की आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। कृषि तो करते हैं लेकिन बहुत ही मतलब जो आधुनिक तकनीक है उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि पढ़े लिखे कम होते हैं और वो पुरानी तकनीक के हिसाब से कृषि करते हैं, आधुनिक जो तकनीक का उनका उपयोग नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। फसल की कटाई होती है, खेत लंबा होता है, बड़ा होता है, तो घर के जो सदस्य है वो 12 से 14 घंटे तक क्या करते हैं, काम करते हैं। तो ये अपन टिक मारते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। तो गांव के लोग हैं जो शहरों की ओर अपने रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं। आगे देखते हैं शहरी लोग। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, बिल्कुल आलसी होते हैं, उनको काम करने का क्या है। और अगला है, शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, क्योंकि वो अपने रोजगार के लिए या तो ऑफिस जाते हैं, दुकान जाते हैं, तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ है वो कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो शहरी लोग है वो केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की चिंता नहीं करते। वही यदि ग्रामीण दृष्टि से अपन देखें तो वो लोग क्या है कि लोगों की चिंता करते हैं, केवल पैसों की चिंता नहीं करते, क्योंकि कई कई दिनों तक लोगों के खेतों के अंदर वो केवल मुफ्त के अंदर काम करवा देते हैं। लेकिन ऐसा शहरों में नहीं होता, वो केवल पैसों के लिए काम करते हैं। अगला है, शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। बिल्कुल सही है, शहरी लोगों पर क्या है, विश्वास नहीं किया जा सकता। और अगला है, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च होता है। तो बिल्कुल सही है, शहरों के अंदर क्या है कि रहना बहुत बड़ा महंगा होता है, किराया लग जाता है, आने जाने का खर्चा लग जाता है। शहरों के अंदर हर वस्तु है जो खरीदनी पड़ती है, लेकिन गाँवों के अंदर अनाज है जो लोग किसान हैं वो खेतों के अंदर उगा देते हैं, सब्जी खेतों के अंदर उगा देते हैं। तो अपनी जो ज़रूरत की जो सामग्री है, चीज़ें हैं, वो किसान है जो अपने खेत के अंदर पैदा कर देता है। तो गाँवों के अंदर जो खर्चा है वो बिल्कुल कम होता है। देखते हैं आगे। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी एवं अंधविश्वासी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी, चालाक एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो ये पूर्वाग्रह का रूप ले लेती हैं। तो अपनी जो पहले से राय ले लेते हैं या अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो ये क्या है, अपने पूर्वाग्रह की क्या है, रूप ले लेती है। ज़्यादातर ये राय नकारात्मक होती है। तो ज़्यादातर राय है जो नकारात्मक होती है, नेगेटिव। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी, चालाक या कंजूस मानना भी क्या है, एक पूर्वाग्रह है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो वह हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, तो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो अंग्रेजी है जो अच्छी भाषा है, दूसरी भाषा है जो महत्वपूर्ण नहीं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, नकारात्मक रूप से देखेंगे, क्योंकि अपना अंग्रेजी को तो अच्छी मान रहे हैं लेकिन बाकी भाषाओं को क्या है, अच्छी नहीं मान रहे हैं। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस छत्र से वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं और जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। तो हम इन चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। जैसे अलग-अलग जैसे धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, तो अपन मान लो कि हिंदू धर्म से हैं तो ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसके बारे में अपने पूर्वाग्रही हो सकते हैं। चमड़ी के रंग को लेकर भी पूर्वाग्रही हो सकते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं उनके लिए भी हो सकते हैं, वे कैसा पहनावा पहनते हैं उसके लिए भी हो सकते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह
इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, तो हम क्या है उनसे दोस्ती भी नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं, तो कई बार हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है कि उनको दुःख पहुँचा देते हैं। तो देखते हैं आगे, लड़के और लड़कियां में भेदभाव। लड़के और लड़कियां में भेदभाव। तो देखते हैं लड़के और लड़कियां में भेदभाव। लड़के और लड़कियां में लड़की में भेदभाव। तो आप सबको पता है लड़के और लड़की में क्या क्या समाज के अंदर भेदभाव किए जाते हैं। तो देखते हैं समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। हम सभी क्या है इस भेदभाव से परिचित है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है, आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि क्या सच्चाई ये है, क्या सच्चाई ये है। तो देखते हैं आगे। नीचे दिए गए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए और अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। तो वे बहुत ही सुशील है, ये इसको अलग अलग करना है, ये आप कर लेना। देखते हैं अगला। ये है ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं खास जरूरत वाले बच्चे। उनके बारे में जो अभी बोलते हैं जरूरतमंद, और बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी हैं दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास जरूरतों वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के पक्ष में तर्क दीजिए। तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, और क्या उसका दिमाग सही है। देखते हैं आगे। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं, तो आप क्या कहेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। यानी पुरुष है जो रोते नहीं है, ऐसा जोड़ा जाता है कि वे रोते नहीं है, तो पुरुष है जो रोते हैं नहीं है, कम रोते हैं। लेकिन रोने का जो अपन शब्द जोड़ते हैं तो वो सीधा सा सीधा अपन लड़की के साथ में जोड़ेंगे। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर ये कहकर चुप कराते कि रो मत, तुम तो लड़के हो। तो यदि बचपन के अंदर गिर जाते, चोट लग जाती, तो माता पिता और परिवार के जो सदस्य थे वो कहते हैं कि रो यार, क्या रोता है तू तो लड़का है। तो वो क्या रहता, चुप रह जाता था। और लड़के बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं है। तो परिवार वाले कहते थे कि लड़के तो बहुत बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे ये विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं है। तो बचपन से उनको ये सुनाया जाता था, इसलिए वो जैसे जैसे लड़के हैं जो बड़े होते गए उनको विश्वास करने लगे कि बच्चे वो लड़के हैं जो रोते नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने पाप को रोक लेता है। यदि किसी को रोना आए तो भी वो अपने आप को क्या है, रोक लेता है। लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है, तो रोना है जो कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपनों को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे, तो यदि रोना आए तो भी वो रोक लेते हैं, क्योंकि यदि बड़ा लड़का रोएगा तो जो उनके साथी हैं वो क्या उनको चिढ़ाएंगे या मजाक उड़ाएंगे। इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। तो दूसरों के सामने है जो अपने आप को रोने से रोक लेता है। हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। यानी सभी लोगों को एक ही छवि में, एक ही नजर में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। किसी या तो खास धर्म का हो या फिर किसी देश का हो,
या फिर लड़का हो या लड़की हो, उसके आधार पर अपन किसी को कंजूस है, अपराधी है, बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। तो मन के अंदर अपनी क्या है, पक्की धारणा बन गई। इसके लिए ये होता है, हर देश धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। तो हर देश है, धर्म में कंजूस है, अपराधी, बेवकूफ लोग तो मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग इस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती, जैसे माना जाता है, लेकिन वर्तमान में तो बहुत सारे पायलट है जो लड़कियां बन चुकी है। इन धारणाओं को इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद ही हमें हो। यदि हमको अपने अंदर जो कैपेसिटी है, काबिलियत है, लेकिन ऐसी धारणाएं हमें उन काम करने से रोक देती हैं। तो देखते हैं, अगर मुसलमानों के बारे में ये आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते। तो मुसलमानों के बारे में ये धारणा बन चुकी है कि वो लड़कियों को पढ़ाने के अंदर रुचि नहीं लेते, इसीलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। तो उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, बल्कि अध्ययन ये दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। स्कूल नहीं भेजने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, गरीबी है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल देते हैं। तो कारण ये है गरीबी। जहां जहां पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुंचाने के प्रयास किए गए हैं, वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्राय घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो या जनजातीय हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। केवल धर्म नहीं है कारण, गरीबी उनका कारण है। देखते हैं आगे, असमानता एवं भेदभाव। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। तो तब क्या होता है, भेदभाव होता है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। तो भेदभाव कई कारणों से होता है। भेदभाव रंग के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है। यह विविधता का एक पहलू है। तो ये विविधता का एक क्या है, पहलू है। पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। एक तो गरीब था, एक धनवान था। समीर दो गरीब था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा, और ये अंतर विविधता का पहलू नहीं है। तो गरीबी और अमीरी ये विविधता का पहलू नहीं है, ये तो असमानता है। तो ये क्या है, असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित तो दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। तो जिस समुदाय के जो सदस्य हैं उनकी जो संस्कृति है
उनको मूल्यवान नहीं माना जाता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। गरीब है तो भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। तो ऐसा दोहरा जो भेदभाव है वो कई क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ रहा है। तो देखते हैं भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। तो जैसे सफाई का कार्य है, कपड़े धोना है, बाल काटना है, कचरा उठाना, ये समाज में कम महत्व का काम माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। तो इन कामों को करते हैं उनको क्या है, गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को या ऊंची जाति और उत्कृष्ट कहा है। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा यानी नीचे रखा, उनको अछूत या अयोग्य कहा गया है। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। तो इनको जो काम दिया जाता था उसको बाकी वालों को इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। तो कुछ को कचरा उठाने और मरे हुए जो जानवर हैं गांव के अंदर उनको हटाने की इजाजत थी। उन्हीं ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। तो उनको जो ऊंची जाति के लोग हैं उनके घरों में घुसने की इजाजत नहीं थी, गांव के कुएं से उनको पानी लेने की इजाजत नहीं थी और मंदिरों में उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते थे, तो बैठ नहीं सकते थे दूसरे बच्चों के साथ में। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को क्या रखा है, वंचित रखा है। अगले पृष्ठ पर हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। ये भाग हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। तो जाति के तहत लोग हैं जो भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा और ये अनुभव उनको 1901 में हुआ था जब वे केवल 9 साल के थे। वे केवल क्या थे, 9 साल के थे। क्योंकि अम्बेडकर है जो स्कूल के अंदर अध्ययन करने जाते थे तो उनको अलग बिठाया जाता था, क्लासरूम के बाहर बिठाया जाता था और वहाँ जो पानी की व्यवस्था थी मटकी से उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो 1901 में जब वे 9 साल के थे तो उनको क्या करना पड़ता था, भेदभाव का सामना करना पड़ता। वे महाराष्ट्र में कोरे गांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो कहाँ गए थे, कोरे गांव में। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिए। टिकट मांगे, स्टेशन मास्टर आए और टिकट मांगे तो टिकट हमने क्या है, दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। तो हमने बताया कि हमें कोरे गांव जाना है। कहाँ जाना है, कोरे गांव जाना है महाराष्ट्र के अंदर, और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम क्या है, अपने पिताजी और उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरे गांव कैसे पहुंचते हैं। तो उनको कोरे गांव का जो रास्ता है वो मालूम नहीं था। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। तो कपड़े है जो बहुत अच्छे पहन रखे थे, किसी को पता नहीं था कि हम महार जाति के हैं और हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय थी स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण हैं। तो स्टेशन मास्टर को लगा कि ये ब्राह्मणों के बच्चे हैं, ऊंची जाति के लोगों के बच्चे हैं, और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए। और जैसा ही हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। तो उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, उनकी जाति पूछी।
तो बिना एक पल में भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार है। क्या है? हम महार है। ये महार है जो मुंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। उनको क्या लगा? एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए और उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। चेहरे पर क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई है। तो अजीब सी घृणा की भावना है जो उन पर हावी हो गई है। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना तो वे अपने कमरे में वापस चले गए। तो जैसे ही उनका जवाब सुना कि हम नीची जाति के हैं, महार हैं, तो वो वापस अपने कमरे में चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। और 15-20 मिनट बीत गई। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर। और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। तो स्टेशन मास्टर भी उनकी जो ड्यूटी है वो पूरी करके चले गए। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उनकी जगह ये अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। अत्यंत जो है उदासी ने ले ली। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। तो हमको किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। यदि कोरेगांव नजदीकी है तो हम यहाँ से जल्दी निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी। तो किराए पर बहुत सारी बैलगाड़ियां वहाँ चल रही थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया कि हम वहाँ रहे, उसका पता सबको चल गया था और कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। तो कोई भी गाड़ी वाला चलने के लिए तैयार नहीं था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे। हम जो किराया होता था उनसे 2 गुना किराया देने के लिए क्या थे? तैयार थे। फिर भी वो क्या है? चलने को तैयार नहीं हुए। पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए वाहनों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाने न दिया जाए। और ये कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे और आपको छूने से मना करे और आपको पानी न पीने दे। ये छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी। जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया, साफ मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। उन्होंने बच्चों के साथ में क्या किया? भेदभाव भरा व्यवहार किया। जाति पर यह कहानी ये बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता है तो दूसरों को मिलता है। तो उनको जो दलितों को जो आदर और सम्मान नहीं मिलता है जो दूसरों को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले अपन ने जो ऊपर छोड़ा था भीमराव जी के बारे में उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। तो दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अम्बेडकर ने क्या है? लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती है। उनका जन्म है जो महार जाति में हुआ था और जो है अछूत मानी जाती है। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। गांव के बाहर रहना पड़ता था। अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। वकील बनने के लिए कहाँ गए? इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। तो बच्चों को है जो दलितों के बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाहों से देखे
और जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। तो उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर कहाँ चले गए? बौद्ध धर्म में। और उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए और जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। तो देखते हैं अपन समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए क्या है? संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपनी जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। तो मंदिर में प्रवेश पाने के लिए क्या किया? संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे भी उन्हें अधिकार मिले, तो उन्हें भी ऐसे ही अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी पूंजी, उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1946 में भारत जब आजाद हुआ, तो 1946 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और उन लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। सभी धर्मों को क्या? बराबर मानेगी। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं और इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है और हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर ये पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत क्या है? जरूरी है। भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्यों की ये तस्वीर है। इसी के साथ अपना दूसरा अध्याय था विविधता के, जो वो होता है इसी के साथ पूरा। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ में। और अब आप यदि जो पहला अध्याय है वो देखना चाहते हैं तो इनकी जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उस प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप देख सकते हैं। जो अध्याय पहला है विविधता की समझ, और जो अपन ने दूसरा अध्याय भी आज पूरा कर लिया है, विविधता एवं भेदभाव। अब अपन मिलते हैं अगले अध्याय में, तीसरे अध्याय में सरकार क्या है। धन्यवाद।